यस। नमस्कार। भारतीय वित्त सलाहकार समिति के फोकस ग्रुप के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार स्टार्टअप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे बीच सीए अमित बंसल जी हैं, जो कि स्टार्टअप्स के विषय में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देंगे। और लेकिन हमारे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, जो कि भारतीय वित्त सलाहकार समिति की हमारी परंपरा है, उसके अनुसार सबसे पहले हम वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हम सब एक बार सामूहिक वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भासिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ठीक है। सबसे पहले मैं हमारे आज के टॉपिक के विषय में, जो हमारा टॉपिक, हेलो, ठीक है ठीक है, तब ठीक है। मैं वंदे मातरम प्ले करने लग गया था सर, इसलिए हो गया। हाँ, फिफ्थ पेज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्रीफेस को उसके पीछे देना है, प्रेसिडेंट मैसेज के। सुमित जी। यस आशीष जी, तो सबसे पहले मैं जो हमारे आज के स्पीकर हैं, सीए अमित बंसल जी, उनका परिचय देना चाहूंगा। सीए Amit Bansal is a partner of AVKG and Associates. He has an experience of more than 12 years. He is qualified in International Taxation Certification by ICI and is a diploma holder in Information System Audit. He is involved in project financing. He is extensively involved in all types of secured and unsecured fundings for SME clients and assisting startups. तो इसके साथ ही अब हमारे जो BBSS के फोकस ग्रुप के कन्वीनर हैं, सीए सुमित गर्ग जी। सुमित गर्ग जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप दो शब्द बोलें। Thank you, Ashish ji, for convening this session. First of all, I would like to welcome each one of you. I would like to say namaskar to everyone. Speaker of the day, CA Amit Bansal ji, young dynamic speaker and having an expert knowledge on the subject. Convener CA Ashish Neeraj ji. In absentia, President CA Advocate Puneet Agarwal ji. Secretary Sandeep ji, and most dynamic group of this VVSS focus group, in which having CA Rajiv Singh as an advisor, apart from me as a convener. Other co-conveners are CA Deepak Nagpal ji, Vipin Garg ji, Pankaj Jain ji, Shashank Agarwal ji. So thank you everyone for focusing on the specific subject. साथियों, आज हमारे इस फोकस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक के अकॉर्डिंग इस ग्रुप का फोकस है कि हम किस तरह से नए नए टॉपिक पर रिसर्च करें, वर्क करें और क्या क्या एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, उन एरियाज को निकाल कर उस पर वेबिनार, उस पर डिस्कशन करें, सो दैट वी कैन explore the new professional opportunities
for professionals. So with these words, I would like to welcome in this focus group to each one of you, and definitely we will learn so many things in next 1.5 hour. If you have any suggestion कि कोई और स्पेसिफिक प्लान प्रोग्राम आप चाहते हैं कि डिजाइन करें, हम इस पर डिस्कस करें, तो आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में वी कैन मेक मोर नॉलेजेबल सेशंस. With this, I hand over back to Ashish ji as a convener. थैंक यू सुमित जी फॉर इंट्रोडक्शन. जो हमारा आज का टॉपिक है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स एंड वैल्यूएशन. तो इसी पे अब मैं हमारे आज के स्पीकर अमित बंसल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन स्टार्ट करें. आपकी किसी की भी जो, क्योंकि ये कार्यक्रम फेसबुक पे ये यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, तो यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं या यहाँ पे भी जो देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कृपया आप जो कमेंट सेक्शन में या में आप उसको रख देंगे. हम लोगों ने लास्ट 10 मिनट्स जो है वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही रखा है, तो बीच में वो एक रिदम बिगड़े नहीं, इसीलिए पहले अमित जी अपनी बात और अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब पे में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हमारी टीम ध्यान दे रही है. हम लोग साइड लास्ट 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर सेशन में 1 बाय 1 सबके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रखते हैं. अमित जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें. Okay, Ashish ji, first of all, thank you for inviting me to deliberate the session. And बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टार्टअप, बिकॉज आज की डेट में जो इकोनॉमी की ग्रोथ की एक रोड मैप तैयार हो रहा है वो स्टार्टअप के थ्रू हो रहा है. स्टार्टअप नए नए यूनिकॉर्न्स इंडिया से बनकर निकल रहे हैं. तो अब टाइम आ गया है कि हम सीए फैटर्निटी भी जो इसमें स्टार्टअप में अपने सर्विसेज, तो हम इसमें कहीं पीछे ना रहें, हम इस मेन स्ट्रीम का पार्ट बने और इसको समझें कि क्या स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप कैसे स्टार्टअप रजिस्टर्ड होता है, कैसे स्टार्टअप का क्या वैल्यूएशन क्राइटेरियाज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. तो आज का सेशन में मैं ट्राई करूंगा कि आपको इन सब चीज़ों की ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे पाऊँ. मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, Amit ji. राइट. तो आज जो हम कवर करेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज स्टार्टअप, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है. आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट द एज इक्वल टू एज लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है स्टार्टअप का. जो एक कुछ कंफ्यूजन्स है लोगों में कि स्टार्टअप और एमएसएमई कहीं समझते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको मैं क्लियर करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टार्टअप एंड एमएसएमई. देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, क्या क्या स्टेजेस होती हैं फंडिंग की, कैसे स्टार्टअप में फंडिंग की जो प्रोसेस रहता है और इसके क्या वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं. सो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम फर्स्ट प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्टार्टअप के बारे में बोलना शुरू किया इंडिया के अंदर, विद एम की एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाया जाए, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप की जाए और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, नए नए स्टार्टअप्स को डेवलप करें. तो उस आइडिया के साथ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर. इसका फर्स्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क 2016 में रेडी हुआ, जो कि स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के नाम से लॉन्च किया गया.
बात करते हैं कि स्टार्टअप क्या है। बेसिकली स्टार्टअप का मतलब कोई न्यू वेंचर नहीं है कि स्टार्टअप लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि भाई मेरा बिजनेस तो भी स्टार्टअप है। तो अगर आपने अभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, इट डजंट मीन कि इट इज स्टार्टअप। तो लीगल टर्म्स में समझते हैं व्हाट इज स्टार्टअप। अकॉर्डिंग टू DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, स्टार्टअप वो है an entity that is headquartered in India, जो इंडिया बेस्ड है, which was open less than 10 years ago, जो 10 साल जिसको इनकॉर्पोरेट हुए नहीं हुए। मतलब अगर आप 7 साल 8 साल पुरानी एंटिटी हैं तो भी आज आप स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हो। 10 इयर्स तक आप स्टार्टअप के लिए एलिजिबल रहते हो। एंड हैज ए एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 CR। तो क्या कंडीशन हुई, आप इंडिया बेस्ड है, 10 साल से कम की आपकी इनकॉर्पोरेशन टाइम है और आपकी टर्नओवर लेस देन 100 CR है इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आप स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें ये तो मेरा क्राइटेरिया हुआ कि मेरी एज के हिसाब से, मेरी टर्नओवर के हिसाब से, राइट। अब बात है मेरा बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का क्राइटेरिया क्या है कि बिजनेस अलग अलग फैक्टर्स है हमारे स्टार्टअप को डिफाइन करने के। फर्स्ट हमारा एज फैक्टर हो गया, लोकेशन फैक्टर हो गया, इंडिया बेस होना चाहिए, एंड टर्नओवर फैक्टर हो गया कि लेस देन 100 CR की मेरी टर्नओवर होनी चाहिए। अब बात आती है बिजनेस मॉडल की। मेरा बिजनेस मॉडल क्या हो, इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन। कोई ना कोई इनोवेटिव चीज आपके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कोई आइडिया, कोई यूनिक थिंग आपके बिजनेस मॉडल के अंदर होनी चाहिए स्टार्टअप को के लिए एलिजिबल होने के लिए। वो इनोवेशन किस लिए हो सकती है, आइदर यू आर इन डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज, और यू आर इन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज। आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो या किसी प्रोडक्ट को और बेहतर कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। या आप कोई प्रोडक्ट भी नहीं बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के अगर 4 प्रोसेस है तो उसमें से एक प्रोसेस को आप स्मूथ कर रहे हो, उस प्रोसेस को आपने अपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या अपने कोई यूनिक टेक्नोलॉजी से आपने उसको इतना स्मूथ कर दिया, इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया कि एक मेजर प्रॉब्लम जो एक किसी प्रोसेस जो पहले एक हर्डल हुआ करता था वो बहुत इजी टास्क हो गया। तो दिस इज इनोवेशन। अगर तो क्या अगर मैं मेरा बिजनेस मॉडल में कोई इनोवेशन नहीं है तो क्या हम स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते? नहीं। दूसरा क्राइटेरिया है, और योर बिजनेस शुड बी स्केलेबल बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो स्केलेबल मॉडल। आपका बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके कुछ अलग आइडिया है, कोई ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस अभी हमारा एग्जिस्टेंस में उस तरीके के बिजनेसेस नहीं है, और ये बिजनेस बहुत ज्यादा लार्ज लेवल पे स्केल अप किया जा सकता है। इसमें हाई पोटेंशियल ऑफ द ग्रोथ है फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेल्थ जनरेशन। तो वो बिजनेस भी हमारा स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई करेगा। कौन अच्छा, इसके अंदर ये कहते हैं कि ये तो आपकी बात हो गई कि हमारा 10 साल पुरानी एंटिटी हमारी चल सकती है, मैक्सिमम 100 CR से नीचे होने चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरा एक बिजनेस चल रहा था और मैंने उसमें से किसी एंटिटी को या उसी बिजनेस को स्प्लिट करके एक दूसरा बिजनेस फॉर्म कर दिया और अब मैंने स्टार्टअप के लिए मैं रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा हूँ, तो उसमें कहा गया है कि any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a startup। कोई भी एंटिटी जो स्प्लिट अप करके बनाई गई है या रिकंस्ट्रक्शन किया गया है किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का, कोई बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है, अगर वो बिजनेस रन कर रहा है, वो स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो आप उसको स्टार्टअप में रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन आप बिजनेस कर रहे हो या स्प्लिटिंग ऑफ एनी बिजनेस करके आपने कोई एंटिटी फॉर्म करी है, तो उसको स्टार्टअप नहीं मिलेगा। ये एक्सक्लूजन के अंदर कवर किया हुआ है। कौन कौन सी एंटिटी है जिनको स्टार्टअप दिया जा सकता है?
स्टार्टअप के लिए एलिजिबल एंटिटीज हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। यहाँ 3 एंटिटी को इन्होंने रखा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप नहीं ले सकती, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी एलिजिबल होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलिजिबल होती है एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। 3 एंटिटी इन्होंने कहा ये एंटिटी एलिजिबल होती हैं। इसमें भी एक फ्लॉ है कि ये जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होता है, बेसिकली मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में भी अलग अलग स्टेज हैं। एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेज है एंड सेकंड इज रजिस्ट्रेशन फॉर 80IC एग्जेम्पशन। उसके अंदर एलिजिबल एंटिटी के अंदर केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जा सकती है, उसमें रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम आगे 80IC के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमें इन 2 एंटिटी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी के को फॉर्म करके चलना चाहिए। हमारी गाइडेंस हमारे क्लाइंट को ये रहनी चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बनाएं। कौन कौन सी एंटिटी नॉन एलिजिबल होंगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, HUF एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी पब्लिक जो 3 एंटिटी के अलावा जितनी भी एंटिटी हैं वो सारी की सारी नॉन एलिजिबल हैं, उनको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। स्पीड और वॉइस सही चल रही है? What are the differences between जी, सही चल startup? रही है। सही चल राइट। क्या डिफरेंसेस हैं स्टार्टअप और MSME के बीच? सर MSME जो लोग जानते हैं, MSME एंटिटी बेस्ड अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, स्टार्टअप में मैंने बताया कि मेरी 10 साल पुरानी एंटिटी होनी चाहिए, 100 करोड़ से नीचे की होनी चाहिए, ठीक है। तो और 3 ही एंटिटी मेरी प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को ही स्टार्टर एंटिटी के अंदर भी MSME रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। वहां पे 10 साल या 15 साल वाली कोई एज फैक्टर वाली कंडीशन नहीं है। ऑल्दो टर्नओवर का क्राइटेरिया है, ठीक है, लेकिन वो 100 करोड़ वाले से अलग है, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के। तो कोई एंटिटी बेस का क्राइटेरिया नहीं है, एज बेस का क्राइटेरिया नहीं है। MSME का टर्नओवर इन्वेस्टमेंट का सेपरेट क्राइटेरिया है। MSME के बेस पे स्पेसिफिक टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं है, स्टार्टअप के टैक्स एग्जेम्पशंस अलग हैं। बिजनेस मॉडल में स्टार्टअप में कहा जाता है कि बिजनेस मॉडल इनोवेटिव होना चाहिए या स्केल अप बिजनेस होना चाहिए। MSME के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन दोनों के डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है। MSME क्वालिफाई करने के लिए, MSME कहलाने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होता है और वे स्टार्टअप के लिए आपको DPIIT का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस स्प्लिट अप करके या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस करके अगर आपने कोई एंटिटी बनाई है, उसको MSME का लाइसेंस, MSME का उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं साहब स्टार्टअप को रजिस्टर्ड कैसे किया जाए। ये तो अपने स्टार्टअप की बात की कि कौन स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एक स्टार्टअप को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं startupindia.gov.in की साइट पे। मैं रिपीट करता हूं, startupindia.gov.in। जब हम स्टार्टअप इंडिया करते हैं तो ये पेज हमारा ओपन हो जाता है। इस पेज पे यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं राइट में, लॉगिन और रजिस्टर। इसमें सबसे पहले हमें रजिस्टर होना पड़ता है, तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर पे हम क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का या एंटिटी का, जो भी हमारी एंटिटी है उसका नाम, उसकी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो पासवर्ड हम रखना चाहते हैं पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और उसको रजिस्टर कर देंगे। यहाँ रजिस्टर करने के बाद एक OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट करके OTP हम सबमिट कर देंगे और अल्टीमेटली हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ ये हमने केवल अपना प्रोफाइल का लॉगिन रजिस्ट्रेशन किया है।
नाउ अब हम लॉगिन कर लेते हैं, जो लॉगिन क्रेडेंशियल हमने बनाए उस लॉगिन क्रेडेंशियल से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये पहली स्क्रीन आपको जो आती है वो ये स्क्रीन आती है, जिसके अंदर वो पूछता है टेल अस हु यू आर, सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस। आप कौन है, किसके लिए आप रजिस्टर होना चाहते हैं। तो हम जैसे कि हम स्टार्टअप के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप का आइकॉन है, हम स्टार्टअप पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये अब हमारे पास ना 4 कैटेगरी आ जाती है। अगर आप देखेंगे अबाउट स्टार्टअप, आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, क्या स्टार्टअप क्या है, उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी कैटेगरी, उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास एंटिटी कंपनी लोगो। कंपनी का कोई लोगो हमने बनाया हुआ है तो वो लोगो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इज दिस योर कंपनी इंस्टीट्यूशन लोगो, यस। स्टार्टअप नेम, क्या स्टार्टअप के नेम क्या होगा। देन वो पूछता है फंडेड है या बूट स्ट्रैप है। अब ये क्या है, फंडेड या बूट स्ट्रैप। फंडेड मतलब अगर आप पहले से ही कोई इन्वेस्टमेंट उठा चुके हो मार्केट से, कोई इन्वेस्टमेंट आपने ली हुई है तो उसकी यहाँ पे आप फंडेड मार्क कर देंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी। अदरवाइज आप कहेंगे कि मैं अपने ही फंड से, अपने ही जो फैमिली फ्रेंड्स के फंड से अब बूट स्टेप पे क्लिक करेंगे। देन व्हाट इज द स्टेज ऑफ योर स्टार्टअप। अब आपके स्टार्टअप की स्टेज क्या है। ये डिफरेंट स्टेज बेसिकली होती है, लाइक आइडिएशन, कि अभी मेरा आइडिया लेवल पे स्टार्टअप है, अभी मुझे आइडिया आया है, अभी मैं इसको आइडिया को मैंने देख लिया कि हाँ ये आइडिया फिजिबल है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा। लेकिन अभी तक मैंने कहा कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये मेरे को आइडिया आया कि ये प्रोडक्ट बनाया तो बहुत ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं है। तो मैंने अगर एक प्रोडक्ट रेडी कर लिया, एक प्रोडक्ट उसका रैपिड प्रोटोटाइप एक बना लिया, उसको मैं कस्टमर से अभी उसको अप्रूव करा रहा हूँ, या मैं कोई सर्विस के अंदर हूँ, मैंने वो सर्विस देनी स्टार्ट करी, उसका मॉडल दिखाया लोगों को, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, और मैं अभी उनसे अप्रूव करा रहा हूँ, अभी मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं वैलिडेशन स्टेज पर कहलाऊंगा। आइडिया आया, आइडिएशन स्टेज, आइडिया वैलिडेट हो रहा है, प्रोडक्ट सर्विस वैलिडेट हो रही है, वैलिडेशन स्टेज। अब मैंने आइडिया को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, और वो धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इट इज कॉल्ड अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। तो अभी ये अर्ली ट्रैक्शन स्टेज पे है। अब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सेट हो चुका, एटलीस्ट इतना सेट हो चुका कि मेरे खर्चे वर्चे निकल रहे हैं, मेरा प्रॉफिट्स जो मेरा नॉर्मल मेरे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस वगैरह हैं, वो अब मेरे को उसमें कंट्रीब्यूशन मिलने लगा है। तो अब मेरे को एक्सपेंशन में जाना है, मुझे ग्रो करना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेज इज स्केलिंग। नाउ आई एम गोइंग टू स्केल अप माय बिजनेस। तो मेरा स्टार्टअप किस स्टेज पे है, आइडिएशन पे, वैलिडेशन पे, अर्ली ट्रैक्शन पे, या स्केलिंग पे। देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ब्रीफ का। यहाँ पे हम अपने स्टार्टअप के बारे में ब्रीफ बताएंगे कि मेरा स्टार्टअप एक्चुअली क्या है, मैं उसकी एक डिटेल हम स्टार्टअप की देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक अटैचमेंट का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आप जाकर के अपने वेबसाइट वगैरह का, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, उसका लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो स्टार्टअप इंडिया के लोग हैं, जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए इसको इवेल्युएट करेंगे, वो आपकी वेबसाइट पे जा करके आपके स्टार्टअप से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकें, जो भी उनकी क्वेरीज है वो वापस सॉल्व हो सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अब आई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें सच कुछ है नहीं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, आपकी कोई वेबसाइट, जो वेबसाइट आप पहले भी दे चुके हो, वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे। कोई आपने मोबाइल ऐप बना रखी है, मोबाइल ऐप का लिंक यहाँ पे दे देंगे। एवरीथिंग विल बी इवेल्युएटेड। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा चीजें आप अपने स्टार्टअप की देंगे, वो इंफॉर्मेशन वो डिपेंड करेगी कि आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मिलता है या नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फेसलेस प्रोसेस। इसमें आपका जो इंफॉर्मेशन, जो आपके डाटा जा रहा है, वही डाटा बता रहा है कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और नॉट। आपके बिजनेस में दम है, आपके आइडिया में दम है, तो आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी हो सकता है।
देन वो पूछता है जी कैटेगरी क्या है आपकी, कौन सी इंडस्ट्री की आप किस इंडस्ट्री की आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है वो प्रोडक्ट में है, सर्विस में है। लेट से आप यहाँ पे HR इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई सर्विस देनी है, आपने इंडस्ट्री कर दी है ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर के अंदर, आप इसके अंदर किस सेक्टर के अंदर कौन सा चीज आप इसके अंदर करेंगे, आप इसके अंदर GD कंडक्ट कराएंगे या आप कौन से प्रोसेस को आप इसके अंदर कवर कर रहे हैं, आप CV स्क्रीनिंग करेंगे, कैंडिडेट स्क्रीनिंग करेंगे, तो क्या सेक्टर आप इसके अंदर HR के अंदर कौन से सेक्टर में आप डील करने जा रहे हैं। सर्विसेज आप इसके अंदर आपकी आप ऑनलाइन एग्रीगेटर रहेंगे, आप E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होंगे या आप B2B होंगे, B2C होंगे, किस तरीके की आपकी सर्विस रहेगी। उद्योग आधार, आपके पास कोई उद्योग आधार है तो उद्योग आधार आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है उद्योग आधार। अगर आपके पास MSME रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। आप है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नेचर ऑफ द एंटिटी, जो भी हमारी एंटिटी की नेचर है वो नेचर एंटिटी की यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट, देन पूछता है यू आर इंटरेस्टेड इन, आप किस में इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो मेंटोर्स में हो, एक्सीलेटर्स में हो। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में हमें सभी चीजों की जरूरत है, तो मेरे को इन्वेस्टर भी चाहिए, मेरे को मेंटोर भी अच्छे मिल जाते हैं तो मेरे बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, तो मैं ऑल पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन टर्म्स को एग्री करके सेव प्रोफाइल कर देंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सेव प्रोफाइल, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद मेरा प्रोफाइल बन गया। अब ये प्रोफाइल एक ऐसी विंडो आ गई, यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लॉगिन क्रिएट करा, लॉगिन क्रेडेंशियल हमारे आ गए, उससे लॉगिन करके उसके बाद हमने अपना प्रोफाइल बनाया जिसके अंदर हमारी बेसिक डिटेल गई, मेरा क्या प्रोडक्ट है, क्या किस सेक्टर का है, क्या मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और उससे मेरा प्रोफाइल एक जनरेट हो गया स्टार्टअप इंडिया की साइट पे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना है अब हमें स्टार्टअप का, तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप राइट अपर में देखेंगे, यहाँ पे एक डैशबोर्ड का बटन है, इस डैशबोर्ड के बटन पे हम क्लिक करेंगे, ये इस तरह की विंडो आ जाती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है DPIIT रिकॉग्निशन, जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, DPIIT रिकॉग्निशन है। तो सबसे पहले हम DPIIT रिकॉग्निशन को इसके अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। हमने इस पर क्लिक किया DPIIT रिकॉग्निशन पे, ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, यूजर डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है, यहाँ से इस लिंक के थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है या नहीं हुआ है या अंडर प्रोसेस है, ये व्यू डिटेल के अंदर जाकर के मुझे पता लगेगा। यहाँ व्यू डिटेल पे हम जाते हैं, हमारा ये स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक चल रहा है यहाँ तक, स्पीड वगैरह में कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी नहीं, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है अमित जी, सही है बिल्कुल। राइट जी, ठीक है। तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म, इसके अंदर एंटिटी की डिटेल आ जाएगी, नेचर ऑफ द एंटिटी, इंडस्ट्री क्या है, सेक्टर क्या है आपका, किस कैटेगरी की है आपकी एंटिटी, सिन नंबर क्या है आपकी कंपनी का, अगर कंपनी हमारी कंपनी है तो नेम ऑफ द, देन उसके बाद हमारा आ जाता है एड्रेस की विंडो आ जाती है। तो ये इसमें तो कुछ एज सच डिस्कस वाला नहीं है, तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। फिर हमारा ऑप्शन आता है, थर्ड नंबर पे आता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल, कौन मेरे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आ गया। इसके लिए ऑथराइजेशन लेटर लगेगा, कंपनी है तो बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा कि ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। देन ऑप्शन आता है डायरेक्टर्स पार्टनर्स डिटेल, इसको मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर भी बेसिक डायरेक्टर्स की डिटेल है। अगले टैब पे आ जाते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब ये जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना, ये यहाँ से मेरा मेन केयरफुल रहने वाला एरिया स्टार्ट हो गया। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सब एक बेसिक डिटेल के बेस पे चल रही थी चीजें, लेकिन अब जो है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड पे आप यहाँ देखेंगे करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग फाउंडर्स। तो जितने भी मेरे एम्प्लॉइज हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। एम्प्लॉय हो सकता है कि मेरा स्टार्टअप नया है, अभी मेरे पास कोई एम्प्लॉय भी ना हो,
में केवल 2 डायरेक्टर हैं, उन्हीं से काम चल रहा है, तो वो भी हम केवल 2 फाउंडर्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कि स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए इसकी कोई सच रिक्वायरमेंट है। देन कहाँ पे हमारा है, आइडिएशन है, यानी यू हैव एन आइडिया फॉर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। वैलिडेशन पे है, यू हैव बिल्ड मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, आपने एक प्रोटोटाइप, एक छोटा सा उसका एक डेमो बना दिया आपने प्रोडक्ट का या सर्विस का। अर्ली ट्रैक्शन, यू हैव एक्वायर्ड कस्टमर जनरेटिंग रेवेन्यू, आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया है, धीरे धीरे आप उससे रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर रहे हो, अर्ली ट्रैक्शन। स्केलिंग, यू आर जनरेटिंग सस्टेनेबल प्रॉफिट, आप सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो और अब आप स्केल अप करना चाह रहे हो। देन क्वेश्चन आता है, हैज योर स्टार्टअप अप्लाइड फॉर एनी आईपीआर, आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कुछ आपने लिया हुआ है, यस और नो। इज द स्टार्टअप क्रिएटिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। तो पूछ रहा है, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मेरे एलिजिबल होने के लिए, जो मेरे बिजनेस को एलिजिबल होने के लिए स्टार्टअप के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन फॉर द प्रोडक्ट और डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है अब उसको कि आप बताइए कि वेदर योर स्टार्टअप क्रिएटिंग एनी इनोवेशन, तो यस और नो वो आप बता दीजिए। अभी यस बोलेंगे तो वो आगे उसके फर्दर क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो आप प्रोडक्ट में करेंगे या सर्विस में या प्रोसेस में, इसको भी देखेंगे हम। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इज द स्टार्टअप क्रिएटिंग ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल। अब ये टैब क्यों आया, बिकॉज अगर आप ऊपर वाले में फॉल नहीं कर रहे, ऊपर लेट से आपने नो कहा कि मेरा इनोवेटिव नहीं है, तो क्या योर स्टार्टअप इज क्रिएटिंग ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन? इफ यस, यस मार्क कर देंगे। हैज योर स्टार्टअप रिसीव्ड एनी फंडिंग, क्या आपके स्टार्टअप को कोई फंडिंग अभी तक मिली है, यस और नो। अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम इसको यस करते हैं तो अंदर क्या हमसे पूछता है, हैज योर स्टार्टअप अप्लाइड फॉर एनी आईपीआर, हमने करा यस। वो कहता है कि आप क्या चीज आपने ली हुई है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, प्लांट वैरायटी, कौन सा आईपीआर आपके पास है, तो वो अप्लाइड फॉर पे है, रजिस्टर्ड है, क्या स्टेज है, उनके एप्लीकेशन नंबर क्या है। इज द स्टार्टअप क्रिएटिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस। आई थिंक अमित जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। He is joining soon in a minute. कुछ डिस्कनेक्ट हो गया उनका। जी जी। संदीप जी is also here. Apart from this discussion, if anyone have any queries, can post in the chat box so that we can take up in the last. I think there was some technical issue. जी उनसे बात हुई है, वो रिकनेक्ट कर रहे हैं कुछ Just a टेक्निकल minute. उनके। जी जी। बेसिकली जो हमारा पर्पस था कि जो हम उनकी क्या प्रोसेस है उससे हम अच्छे से गो थ्रू हो जाए,
तो काफी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वो डिस्क्राइब कर। बहुत सुंदर चल रहा था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, राइट, एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे थे। Yes, Amit ji is here. या अमित जी आए थे, Yes. प्लीज अमित जी। जी सॉरी अमित कुछ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई That's थी। okay. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा। Yes. हाँ जी, आ गई स्क्रीन। Yes, Amit ji. Okay. हाँ जी, तो सर हम थे यहाँ पे कि स्टार्टअप कोई स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसकी हम डिटेल दे देंगे अपनी कि क्या हमारा क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा है या क्या स्केल अप कर रहा है। हैज योर स्टार्टअप रिसीव्ड एनी फंडिंग, फंडिंग की डिटेल आ जाएगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्टअप एक्टिविटीज। स्टार्टअप एक्टिविटीज क्या है? ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबसे पहला पॉइंट तो एनी अवार्ड रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय द एंटिटी, कोई आपको अवार्ड मिला है, कोई रिकॉग्निशन मिली है तो वो यस नो कर सकते हैं, उसकी डिटेल डाल सकते हैं, तो वो बता सकते हैं कि हाँ आपका न्यू वेंचर नहीं है, आप मार्केट के अंदर ऑलरेडी हो और आपके प्रोडक्ट को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे कोई रिकॉग्निशन मिली है तो उसको शेयर करना आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है और आपके बिजनेस की एक गुडविल इंक्रीज होती है कि हाँ आप तो ऑलरेडी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और आगे अच्छा करोगे, जो आप बोल रहे हो उसके अंदर दम है, तो वो चीजें जस्टिफाइड होती हैं। बंद मत करो। देन ये 4 क्वेश्चन आ गए। व्हाट इज द प्रॉब्लम द स्टार्टअप इज सॉल्विंग, हाउ डज योर स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर सॉल्यूशन, हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू। बेसिकली जो आपने पूरा अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारा एक तरफ है और ये 4 क्वेश्चन एक तरफ है। ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप जितना अच्छे से आप समझाएंगे उतना ही आपको आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको, क्योंकि आपसे अच्छा आपके बिजनेस को ना कोई और डिफाइन नहीं कर सकता, ये आप ही बता सकते हो कि मेरे बिजनेस के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, मेरे बिजनेस में क्या जान है। दूसरे वाले को एज्यूम मत करने दो, आप उसको खुद बताओ, सामने से बताओ कि हाँ मेरा बिजनेस ये है, ये करेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इतना ऐसा रिवेन्यू जनरेट करेगा, तो ये उसमें दम है, तो सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ इसको स्टार्टअप तो देना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम द स्टार्टअप इज सॉल्विंग, स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप कोई आपका बिजनेस की डिमांड तो जब भी आएगी जब आप कोई ना कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, तभी आप एकदम से स्केल अप बिजनेस बना पाओगे। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी तो ओला उबर मार्केट के अंदर आए तो उन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को एक पर्सनल टैक्सी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम द स्टार्टअप इज सॉल्विंग, हाउ डज योर स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये तो आपने बताया जी साहब हम ये करेंगे, लेकिन आपको ये तो बताओ करोगे कैसे। तो हाउ डज योर स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप क्या प्रोसेस करोगे जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर सॉल्यूशन, तो आपके सॉल्यूशन में जो आप बता रहे हो वो सॉल्यूशन में यूनिकनेस क्या है। जो आप कह रहे हो अगर ऐसी चीज मार्केट के अंदर 50 लोग कर रहे हैं तो फिर आपका बिजनेस यूनिक कैसे हुआ, आपकी नई चीज कैसे हुई, वो आपके ही प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से इतनी क्यों जाएगी, वो तो फिर मार्केट में आप कंपटीशन का पार्ट हो गए। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई स्केल अप बिजनेस का कोई मॉडल नहीं है, तो ये तो अगर यूनिकनेस नहीं होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलने में दिक्कत आएगी। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट में, मेरे सर्विसेज के अंदर ये यूनिकनेस है। हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू, अब ठीक है सर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है, प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर रहे हो आपने ये भी बता दिया कि ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेरा प्रोसेस या मेरा प्रोडक्ट या सर्विस दूसरे से अलग कैसे है,
हो सकता है कि इसी तरीके का प्रोडक्ट या इसी तरह की सर्विस मार्केट में 4 लोग कर रहे हो, लेकिन जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं और जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें डिफरेंस है, और उनके प्रोसेस में उतना दम नहीं है जितना मेरे प्रोसेस में दम है। तो ये मेरी प्रोडक्ट की या मेरे प्रोसेस की या मेरे सर्विस की एक यूनिकनेस हो सकती है। तो लेकिन ये तो सारी बात ठीक है कि आपका ये बात हो गई कि अब आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपकी क्वालिफाई होती है स्टार्टअप के लिए, बट अगर रिवेन्यू ही जनरेट नहीं करेगी, अगर उसका कोई रिवेन्यू मॉडल ही नहीं है, तो फिर आप स्टार्टअप लेके करोगे क्या? ठीक है ना। और स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू, तो आपका स्टार्टअप जैसे लेट से आपने कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ठीक है, आपने वेंडर सेलर को ऐड कर लिया, वो आप वेंडर आया आपके पास ऑन बोर्ड हो गया, सेलर आया आपके पास ऑन बोर्ड हो गया, दोनों ने आपस में प्रोडक्ट या सर्विस बाई सेल करनी शुरू कर दी। बट इस बीच में आप कहाँ गए? आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो? क्या आप उनसे सब्सक्रिप्शन फी ले रहे हो? क्या आप उनसे हर सर्विस के ऊपर, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एक परसेंटेज चार्ज कर रहे हो? आप कमीशन, सेपरेट कमीशन चार्ज करोगे? तो क्या करोगे आप? कैसे रेवेन्यू जनरेट करोगे? ये बताना जरूरी है। इसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन के टैब आ जाते हैं, जिसके अंदर आप इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगा दीजिए, पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा दीजिए, ऑथराइजेशन लेटर, जो जिसको आपने ऑथराइज किया है उसका ऑथराइजेशन लेटर लग जाएगा। नीचे सेल्फ सर्टिफिकेशन है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे ये टैब है ऐड मोर, प्लीज प्रोवाइड लिंक और अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। आपकी अभी तक आपने जो पीछे हमने बात करी, जैसे यहाँ पे आपने ये जो टैब के अंदर चीजें बताई, यहाँ पे ना एक लिमिटेशन है आपके वर्ड्स की कि आप कितना आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में और बताना चाहते हो। आप कहते हो कि आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा मेरी बात तो पूरी सुने, मेरे प्रोडक्ट को देखे तो सही, मेरे को समझे तो सही, एक पैरा में वो मुझे नहीं समझ सकता। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा डिटेल दो अपने बारे में, जिससे कि वो आपको समझे और आपको रजिस्ट्रेशन मिलने में आसानी हो। आपका जैसे वेबसाइट लिंक हमने पहले शेयर किया, कोई आप वीडियो बना करके वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं। आप 2 मिनट की, 4 मिनट की आपने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर प्रमोटर ने खुद अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को डिफाइन तो होते हो, तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल, एक अलग अंडरस्टैंडिंग आती है, जिससे कि समझने वाले को बड़ी आसानी होती है। आप कोई पिच डेक बना सकते हो। पिच डेक के अंदर आप बता सकते हो कि ये मैनेजमेंट है, ये एग्जीक्यूशन टीम रहेगी, ये मेरे टेक्निकल बंदे हैं, मेरे प्रमोटर्स के बैकग्राउंड IIM के बंदे हैं, IIT के बंदे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो कौन लोग इसके पीछे हैं, जो स्टार्टअप, जो प्रोडक्ट या सर्विस की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसके पीछे बंदे कौन है, प्रमोटर्स कौन है। तो ये भी बड़ा मैटर करता है। कोई पेटेंट है आपका, आपने पेटेंट करा रखा है, अपना आपका प्रोडक्ट पहले ही पेटेंट रजिस्टर्ड है, तो ये भी आपका एक वैल्यू एडिशन करता है कि भाई आप तो पहले से ही राइट्स अपने पास सिक्योर करके बैठे हो, तो कंपटीशन के अंदर आप आगे ही रहोगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जितनी डिटेल आप यहाँ पे एक पॉजिटिव वाली आप दे सकते हो अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, अपने बिजनेस की, वो आप यहाँ पे ऐड मोर करके अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देन ऑप्शन आता है नीचे सर्टिफिकेशन से कुछ, कि स्टार्टअप आपको इनकॉर्पोरेट हुए 10 साल से ज्यादा नहीं हुए, आपकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर नहीं हुई, इनोवेशन है, ठीक है ना, कोई स्प्लिट अप करके नहीं बनाया है, कोई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं किया है हमने, ठीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है अंडर एनी कंपनीज एक्ट। तो इस तरह के सर्टिफिकेशन डिक्लेरेशन है बेसिकली, नॉट सर्टिफिकेशन। तो वो डिक्लेरेशन करने के बाद हम आ जाते हैं कि ये भी वही डिक्लेरेशन कैरी हो रहे हैं कि आई सर्टिफाई दैट entity is not the resultant entity or formed due to merger or demerger or acquisition or amalgamation or absorption, ठीक है। I certified that entity is formed as a result of conversion from one form to another subject to fulfillment of condition। तो अगर आपके जो एक स्टार्टअप से स्प्लिट करके आया है, तो आप वो डिक्लेयर कर सकते हो कि मेरा स्प्लिट अप तो हुआ है, लेकिन पहले वाला भी स्टार्टअप ही था, तो मैं पहले भी एलिजिबल था, आज भी एलिजिबल हूँ। तो अगर कोई ऐसा केस है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है।
कोई अगर आपकी एंटिटी के अंदर चेंज आया है, कोई सिन नंबर चेंज हुआ है, तो आप उसको बता सकते हो कि पहले मेरा सिन नंबर ये था, मेरी एंटिटी के अंदर चेंज है, तो आप उसके अंदर सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो। देन आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये बैकएंड पे प्रोसेस पे चला जाता है गवर्नमेंट के पास में, स्टार्टअप इंडिया के पास में। स्टार्टअप इंडिया की टीम इसको पूरा इवेल्युएट करती है। जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो लिंक्स आपने दिए हैं, उन लिंक्स पे जाकर के उनको इवेल्युएट किया जाता है और उस इवेल्युएशन के बेस पे उसको देखा जाता है कि क्या आप स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई करते हो, आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और अपफ्रंट इस पे आपको जो है अप्रूवल और रिजेक्शन आपको अकॉर्डिंगली आ जाती है। इसमें टाइम लग जाता है, मतलब रफली 7-10 डेज के करीब का इसके अंदर टाइम हो जाता है, लेकिन इतने टाइम में आपको ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? स्टार्टअप, अब पहले हमने समझा कि स्टार्टअप क्या है, उसके बाद हमने समझा कि स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई कौन करेंगे। देन हमने बात करी स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, वो प्रोसेस बाई प्रोसेस हमने समझा। आप ये तो सब कर लिया, लेकिन जब स्टार्टअप की इतनी बात कर रहे हैं तो कुछ फायदा तो हो, जब भी तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लेना है। तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? तो कुछ बेनिफिट्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप कोई आईपीआर लेना चाहते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक मोड में चली जाती है। वहाँ अलग उनका स्टार्टअप सेल इसको फास्ट ट्रैक पर देखता है और उसकी पेटेंट की जो फीस होती है, वो फीस के अंदर भी 80% की रिबेट हमें मिलती है। अगर मैं जो है जीएम पोर्टल के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को सेल कर सकते हैं, उसमें हमें प्रायोरिटी मिलती है। जो गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं, वो टेंडर्स के अंदर जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कोई प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई प्रायर टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, वो सब से हमें एग्जाम्पशन होती है। अगर आप स्टार्टअप है, कोई नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो प्रायर टर्नओवर रिक्वायर्ड, कोई ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस पे हमें लेबर और इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर काफी रिलीफ मिलती है। 6 लेबर लॉ और 3 इन्वायरमेंटल लॉ में हम 5 साल तक सेल्फ सर्टिफिकेशन पे हम इसके अंदर सर्टिफाई कर सकते हैं। यानी जो इंस्पेक्टर राज एक होता है कि इंस्पेक्टर आता है आपके यहाँ पे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड विजिट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी एक बेसिक स्टार्टअप को शुरुआती दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो सब जो कंप्लायंस इश्यूज हैं, वो इश्यूज यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन में 5 साल तक आप उससे फ्री हो। 5 साल तक आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो 6 लेबर लॉज के अंदर और 3 इन्वायरमेंटल लॉज के अंदर। उसके अलावा इन्होंने 3 इन्वायरमेंटल लॉज ऐसे हैं जहाँ कुछ एनओसी वगैरह की रिक्वायरमेंट है, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है 36 वाइड कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर उसकी डिटेल मिल जाती है। वो 36 वाइड कैटेगरी इंडस्ट्रीज में कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप वाइंड अप, अगर आपने एक स्टार्टअप किया लेकिन आप शुरुआती दिनों में ही आपको पता लग गया कि नाउ इट्स नॉट कप ऑफ आर टी, और हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे और हमें एग्जिट करना है, तो इसमें वाइंड अप ऑपरेशन में भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर यहाँ पे 90 डेज का अर्ली फास्टर एग्जिट का रूट बनाया गया है स्टार्टअप के लिए। उसके अलावा टैक्स डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 आईसी। इनकम टैक्स 3 साल तक इनकम टैक्स आउट ऑफ 10 ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन, 10 ईयर्स के ब्लॉक में आप 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आपने एक बार ले ली इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, तो उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड ईयर में, मतलब आने वाले 2 सालों में भी उसको लेनी पड़ेगी। 3 कॉन्सिक्यूटिव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है। लेकिन ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, यहाँ पे फ्लॉ ये है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ये केवल स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन पर नहीं मिल जाती। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो ATIC का रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, और ये वाला रजिस्ट्रेशन आसानी से मिलता नहीं है। तो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। इसकी एक कंडीशन है इसमें कि ये 1 अप्रैल 2016 के बाद इसमें जो इनकॉर्पोरेशन हुई हो, यानी स्टार्टअप के लिए आपको कहा गया कि आप 10 साल पहले के भी हैं, अगर 10 साल आपको कंप्लीट नहीं हुआ तो आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, DPIIT वाला रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन ATIC का अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए आप 1 अप्रैल 2016 के बाद अगर इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो ही आप क्वालिफाई करेंगे, और 1 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपने प्रोडक्शन या सर्विसेज अपनी स्टार्ट कर दी हैं। तो इनकॉर्पोरेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 बट बिफोर 1 अप्रैल 2020 की एंटिटी है आप, तो आप ATIC के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। वेवर फ्रॉम एंजल टैक्स। आप सबको पता है कि अगर हम प्रीमियम पे कोई शेयर्स इशू करते हैं, कोई फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा अगर एक्सेस मनी आती है शेयर्स के कंसिडरेशन के अंदर, तो वो जो पोर्शन है वो हमारे इनकम मान लिया जाता है, उस पर टैक्स लगता है। बट अपॉन फाइलिंग द रिक्विजिट डिक्लेरेशन विद DPIIT, ये एलिजिबल स्टार्टअप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं एंजल टैक्स से। अब इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे ATIC के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन था, एंजल टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए वहाँ कहा गया है कि एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म 2 के अंदर वो डिक्लेरेशन फाइल होती है। ये जब भी फाइल कर सकते हो जो आपने DPIIT का स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन ले लिया है। उसके बाद आपको फॉर्म 2 उसी साइट पे, स्टार्टअप इंडिया की साइट पे एक फॉर्म 2 है, उसको उसमें डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, कंपनी के लेटर हेड पे वो डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी कि हम इस पैसे को मतलब उसके अंदर कंडीशंस हैं कि आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज नहीं करोगे, किसी शेयर्स में नहीं लगाओगे, एडवांसेस में नहीं लगाओगे, उस तरह की कंडीशंस हैं, ज्वेलरी में नहीं लगेगा। तो वो आप स्टार्टअप वो डिक्लेरेशन आप फाइल करते हो। वो डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद आपको 10-12 दिन में आपको एक डिपार्टमेंट से मेल आ जाती है कि आप एंजल टैक्स के लिए आप क्वालिफाई करते हो, और आप जो भी आप मनी आप लेते हो वो उस पर कोई भी इस तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, आप उससे एग्जेम्प्ट होते हो। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं, फंडिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस है। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए काफी फंडिंग स्कीम्स बनाई हैं। फाइनेंशियल उनकी तरफ से नोडल एजेंसी सिडबी है। सिडबी के थ्रू वो अपनी स्कीम्स को लॉन्च करते रहते हैं। फंड ऑफ फंड्स आपने सुने होंगे। तो स्टार्टअप के लिए सिडबी के थ्रू गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस सेटअप किया हुआ है। उसके अलावा इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, उन मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं। तो उस तरीके से गवर्नमेंट ने आपको स्टार्टअप्स को फंडिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है। ये मैंने आपको बता दिया। मेंटरशिप इंक्यूबेशन की सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है, उन पे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बाद में आप इंक्यूबेशन में जाकर के उनसे इंक्यूबेशन सेंटर आपको असिस्ट करेंगे कि कैसे आपको अपने अब आइडिया को आगे लेकर के जाना है, कैसे आप अर्ली ट्रैक्शन से स्केल अप पे जाना है। अब बात करते हैं, ये हमने बेनिफिट्स कवर करे यहाँ तक। अब बात करते हैं कि स्टार्टअप की जो फंडिंग है, फंडिंग की स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं वो क्या स्टेजेस हैं। बेसिकली अगर हम एक स्टार्टअप को एक पूरे उसके लाइफ साइकिल को अगर डिफाइन करें तो जो उसका लाइफ साइकिल है उसको डिफाइन किया जा सकता है सेल्फ फंडिंग, जिसको बूट स्टेपिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि जो अगर मेरा इनिशियल लेवल है, अगर मेरे को अभी कम पैसे की रिक्वायरमेंट है अपने आइडिया को मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए, या अपने आइडिया को थोड़ा सा फिजिबल रूप देने के लिए, तो मैं अभी स्टार्टिंग में अपनी सेल्फ फंडिंग से सबसे पहले मैं अपने ही पैसे देखता हूँ, तो वो बूट स्टेपिंग, देन सीड फंडिंग। उसके बाद आता है वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग में अलग अलग सीरीज होती है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी एंड से हैं।
उसके बाद फाइनल आता है आईपीओ, जिसको एग्जिट रूट भी बोलते हैं, जिसके थ्रू इन्वेस्टर जनरली अपना एग्जिट रूट लेना चाहता है। तो अब बात करते हैं क्या होता है सेल्फ फंडिंग, बूट स्टेपिंग क्या है। बेसिकली सबसे पहले एंटरप्रेन्योर ये देखता है कि मेरे अपने बैंक बैलेंस क्या है, मेरी अपनी सेविंग्स क्या है, मेरे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, मैं कितना पैसा खुद से अपने फंड के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, अपने वेंचर के लिए अरेंज कर सकता हूँ। क्या मैं मैं उसमें फ्रेंड्स से अरेंज कर सकता हूँ, क्लोज फैमिली से अरेंज कर सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, जो ये सेल्फ फंडिंग करी अपने वेंचर के लिए, इट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। देन आता है सीड फंडिंग। सीड कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट मेड एट द प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द स्टार्टअप। जब स्टार्टअप मेरा बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, दिस हेल्प्स द बिजनेस इन आइडेंटिफाइंग एंड क्रिएटिंग ए परफेक्ट डायरेक्शन फॉर दियर स्टार्टअप। इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली अगर मेरा, अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी है। जब मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूं तो मैं मार्केट में कस्टमर की डिमांड जाननी है, उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट क्या है, कैसे मेरा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाएगा। तो वो सब रिसर्च के लिए, उसके लिए सब एक जो कॉस्ट लगती है, उनके लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इनिशियली जो मेरे जो जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर्स लोग होते हैं, जो मेरे इक्विटी लेकर के मेरे को स्टार्टिंग में फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वो सीड फंडिंग कहलाती है। अब मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ले आया हूँ, या मार्केट मैंने अपना प्रोडक्ट बना करके तैयार कर दिया और मैं मार्केट के अंदर अब उसको लॉन्च कर रहा हूँ। तो हम वीसी फंडिंग के लिए जा सकते हैं। हमें फंडिंग की आगे रिक्वायरमेंट पड़ती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग। सबसे पहला रीच द मार्केट, मेरा प्रोडक्ट तो मार्केट के अंदर पहुंच गया, वेंचर कैपिटल फंडिंग कम्स इनटू द पिक्चर। तो मेरी वेंचर कैपिटल फंडिंग पिक्चर में आ जाती है। अभी इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कोई बिजनेस कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, पैसा बना पा रही है या नहीं बना पा रही है, बट मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुका हूँ, मार्केट में पहुंच चुका हूँ, और अब मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो इट इज मोस्टली यूज फॉर मार्केटिंग एंड इम्प्रूविंग योर ब्रांड क्रेडिटेबिलिटी। मेरे को अपना ब्रांड बनाना है, क्योंकि कोई भी नए प्रोडक्ट को जो आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो एडवर्टीजमेंट एक मेजर एक्सपेंस हेड हो जाता है। तो मेरे को अपने ब्रांड की को मेरे को उसकी क्रेडिटेबिलिटी डेवलप करने के लिए, उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए, उसको उसकी पहचान मार्केट में बनाने के लिए फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमने वीसी फंडिंग में सीरीज ए के अंदर हम उसको कलेक्ट करते हैं। अब मेरा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया और मार्केट के अंदर वो इस्टेब्लिश हो गया। When a business relies on Series B investment, it portrays that the product is marketed right and the customer are actually buying the product or service. मेरा प्रोडक्ट अब एक्चुअल में कस्टमर परचेज कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या है कि मेरे प्रोडक्ट की पहचान बन गई मार्केट के अंदर। मैंने एक प्रोडक्ट को सेटल कर दिया एक मार्केट के अंदर, और अब मेरे को एक्सपेंशन करना है, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, मेरे को ज्यादा से ज्यादा स्टाफ हायर करना है, मुझे और सेल्स के बंदे रखने हैं और टेक्निकल बंदे रखने हैं, मुझे सर्विस और बेटर करनी है। तो मैं उसके लिए सीरीज बी फंडिंग के लिए हम जाते हैं। अगला राउंड जो होता है वो सीरीज बी कहलाता है। उसके बाद फिर हमें और पैसा चाहिए और हमें स्केल अप करना है, सीरीज सी। ऐसे ही ये मल्टीपल राउंड हो सकते हैं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है इनको। उसके बाद आता है जब मेरा जो बिजनेस है वो अच्छे लेवल पे स्केल अप कर गया है, मैं एक रिनाउंड ब्रांड बन गया हूँ, और मैं अब हमें अब जो अपना प्रॉफिट है उसको बेसिकली हमें, जो इन्वेस्टर्स ने जो पैसे लगाए हैं उसको उन्होंने रियलाइज करना है। तो जनरली ये एग्जिट रूट भी कहलाता है। आईपीओ इज कॉमनली रिलेटेड टू गोइंग पब्लिक। अब हम पब्लिक के पास पहुंच गए और अब पब्लिक हमें पहचानती है, पब्लिक हमारे नाम से हमारा शेयर अब परचेज करने के लिए रेडी है, वो स्टेज आ गई है। तो अब हम आईपीओ के लिए जाते हैं और आईपीओ में अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके जनरली अपना पैसा इस तरीके से उसमें बाहर निकलता है, इन्वेस्टर्स का मनी। या और पैसा हमें अपने बिजनेस के लिए चाहिए तो हम अपने एक्सपेंशन के लिए, प्रोजेक्शन के, अपने स्केल अप के लिए, ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए, ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए हम आईपीओ के थ्रू फंडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ तक कोई अभी तक कोई क्वेश्चन कुछ तो अगर यहाँ तक का कुछ है तो अभी एक बार ले लेते हैं मेरे ख्याल से आशीष जी। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं।
पहले तो एक क्वेश्चन आपके प्रोसेस पे ही था कि रजिस्ट्रेशन इज इमीडिएट और टेक सम टाइम। सी रजिस्ट्रेशन जब आपने कर दिया तो उसके बाद वो बैक एंड पे प्रोसेस में चला जाता है, मतलब ये इमीडिएट बेसिस नहीं है, ये बैक एंड पे इवेलुएट होता है और इवेलुएट होने के बाद वो मतलब 7 से 10 दिन के अंदर जनरली वो रजिस्ट्रेशन आपका आता है। ओके। और जो आपने बताए थे कि जैसे उसमें वो क्वेश्चन पूछता है कि अभी आप किस स्टेज पे हैं, आइडिएशन पे हैं, वैलिडेशन पे हैं। तो सपोज मैं आइडिएशन पे हूँ और मैंने अभी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो क्या अगर नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं मूव करूंगा तो क्या मुझे जाके वहाँ अमेंडमेंट करना पड़ेगा? कि अगर मान लीजिए जब मैं वैलिडेशन पे आ गया हूँ तो क्या मुझे वहाँ पे फिर से सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट करना होगा या? नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बेसिकली ये है कि जैसे आप ये कह रहे हो कि मैं अर्ली ट्रैक को ये उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप यहाँ तक आ गए, इतने आगे आप बढ़ चुके हो, तो अभी तक आपने क्या करा, तो जो उससे कोरिलेट करने में आसानी होती है। जैसे जब आप जैसे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हम करते हैं, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में हम पास्ट डाटा को एक बेस बनाते हैं कि भाई मेरा पास्ट डाटा, मेरा अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस हूँ तो मेरा अभी तक की मैंने सेल क्या की, अभी तक अगर मैं 4 साल से इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के बैठा हूँ और अभी तक मैं 5 करोड़ की सेल कर रहा हूँ और अगले साल में मैं कहता हूँ मैं 500 करोड़ की करूंगा, तो 4 साल में आपने अभी तक नहीं करी तो अगले साल में आप कैसे उसको करोगे? तो आप जो जो प्रोसेस बता रहे हो, उस प्रोसेस के हिसाब से आपको एक इवैल्यूएशन हो जाती है उसी बेस पे कि आप अभी कहाँ खड़े हो। ओके ओके। एक पहला ही क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज स्टार्टअप, इट इज डिफाइंड समवेयर। स्टार्टअप को कहीं डिफाइन किया गया है? सर डीपीआईटी में बताया गया है कि स्टार्टअप के लिए एलिजिबल कौन है, एक एज सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन कहीं कोट नहीं की गई, लेकिन डीपीआईटी में एलिजिबल स्टार्टअप के अंदर डिफाइन किया गया है। ओके। एक 80IC से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। LLP partners were somewhere professionals working previously for the work of development, drawing and design. They formed LLP. Can this be treated as a startup for 80IC? सर 80IC तो बात की बात है, वो तो सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहली बात आती है फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन, डीपीआईटी का रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला तो है कि डीपीआईटी के लिए आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। डीपीआईटी के लिए आपकी बात आ गई कि आप स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस करके तो आपने नहीं बनाया। तो सिंस की प्रमोटर सेम है, ये प्रमोटर पहले कुछ और काम कर रहे थे, अब वो उन्हीं प्रमोटर ने दूसरा काम कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको स्टार्टअप नहीं दिया जा सकता। कोई प्रमोटर उठा करके वो यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो फिर वो डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो अगर वो ही नहीं मिला तो 80IC तो बात की बात है। Okay. एक और क्वेश्चन है, how much period the promoters need to continue in management who manage after IPO? पार्डन, सुनाई नहीं दिया मेरे को। How much period the promoters need to continue in management? क्या मतलब जो प्रमोटर हैं हाँ, उनको मींस कितना मैनेजमेंट टाइम में? उनको आईपीओ के लिए कितना टाइम प्रमोटर्स को रहना पड़ेगा? हाँ मतलब और क्या उनको कम से कम उतना रहना ही जरूरी है या उससे पहले भी प्रमोटर खुद भी एग्जिट ले सकता है? पूरा बंद करना उसको। नहीं, बेसिकली देखिए इसमें क्या है कि एज सच कहीं कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि प्रमोटर पहले एग्जिट नहीं कर सकता, लेकिन होता क्या है कि मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। अगर आप जब पहले कोई और प्रमोटर थे, अब वो मैनेजमेंट दूसरी चेंज हो गई, हो सकता है पहले वाले मैनेजमेंट चला नहीं पा रही हो स्टार्टअप को और नई मैनेजमेंट ने उसको बूस्टअप किया हो। लेकिन जब आप आईपीओ में जा रहे हो और आईपीओ में ये दिख रहा है कि आपकी मैनेजमेंट जिस टाइम पे चेंज हुई है उस टाइम पे उसके बाद आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस की ग्रोथ रुक गई, आपका बिजनेस डेवलप ही जब तक करा था जब तक पुरानी मैनेजमेंट थी, तो फिर नई मैनेजमेंट पे पैसा कौन लगाएगा? तो ये तो एक मार्केट बेस्ड कॉल है। अगर अगर कोई एक और क्वेश्चन है, कोई न्यू स्टार्टअप है तो क्या, और टर्नओवर भी कम है, अभी कैपिटल भी कम है, तो क्या क्या उनको लोन्स की भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल फैसिलिटी है स्टार्टअप्स के लिए, कोई प्रमोशन वगैरह? हाँ सर, सिडबी के अंदर है सीड फंडिंग वगैरह का। आप स्टार्टअप इंडिया की साइट पे ही सीड फंडिंग के ऑप्शन आते हैं। आप मतलब ओके। जब स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहाँ पे अप्लाई
गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, वो देख करके आपको अगर आपके स्टार्टअप में दम है तो आपको मिल जाती है। इवैल्यूएशन होता है प्रॉपर। Whether social media platforms like YouTube channels, Instagrams are eligible to be treated as startups? ये तो मतलब कोई, अगर आप ये, अगर मेरे ख्याल से इनका पूछने का है कि अगर कोई YouTube चैनल्स वगैरह बना रहा है अगर, तो उसे स्टार्टअप कहा जा सकता है या नहीं? मेरे ख्याल इसमें दिक्कत है, क्योंकि ये तो आप तो मतलब एक नॉर्मल एक आप काम कर रहे हैं तो स्टार्टअप का यूट्यूब चैनल स्टार्टअप सारे का, बना रहे हैं, जी सारे जी बना रहे हैं बिल्कुल यूट्यूब चैनल बिल्कुल। तो। और स्टार्टिंग में ही आपने कहा कि आपका कुछ ट्रेडिशनल होना चाहिए, हाँ, ठीक है। ठीक है ये सर, भी तो अब ये भी इसमें भी आप कुछ बना नहीं रहे, दूसरे ने बना करके प्लेटफॉर्म दिया है, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो सर वेबसाइट बोला था स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका नाम एक बार रिपीट कर देंगे? startupindia.gov.in। जी, थैंक यू। तो लगभग सारे क्वेश्चंस अभी तक के हो गए हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर स्टार्टअप इवैल्यूएशन, कैसे उसको स्टार्टअप की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। अगर जब हम फंडिंग की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंडिंग की, कि फंडिंग के लिए अगर हम जा रहे हैं तो जो हमारा जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली कौन से मेथड्स को मार्केट के अंदर फॉलो करते हैं स्टार्टअप को वैल्यू करने के लिए। एक होता है बर्क्यूस मेथड। मेथड काफी सारे हैं, मैंने कुछ डिफाइन किए हैं यहाँ पे। बर्क्यूस मेथड बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है कि अलग अलग फैक्टर्स हैं, लाइक जो की सक्सेस फैक्टर होते हैं, 5 की सक्सेस फैक्टर्स के अंदर पकड़े हैं कि आपकी बेसिक वैल्यूज क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी, आप लेट से आपका स्टार्टअप आईटी से रिलेटेड है, तो आईटी के स्टार्टअप में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया है, वो टेक्नोलॉजी आपको ऑब्सोलीट वो ऐसी टेक्नोलॉजी आपका के बेस पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो जो आज की डेट में मार्केट के अंदर ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो आपकी स्कोरिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब आपकी वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी। एग्जीक्यूशन करने के लिए आपकी एग्जीक्यूशन की टीम कौन सी है, कौन से प्रमोटर्स कौन है, ठीक है ना। तो टीम की जितनी स्ट्रांग होगी, टीम का प्रोफाइल क्या है, टीम की एक्सपीरियंस लेवल क्या है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इन दी कोर मार्केट, जिस मार्केट से रिलेटेड आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बता रहे हो कि मैं इस मार्केट के अंदर मेरा प्रोडक्ट ये मार्केट कैप्चर करेगा या ये सर्विसेज को कैप्चर करेगा, तो क्या आपके कुछ टाइप्स हैं, उसके अंदर आपकी कुछ जान पहचान है, या आप मार्केट के अंदर बिल्कुल ही नए और अकेले खड़े हो। तो अगर आपका इनिशियल बेस है, लेट से मैं कहता हूं कि मैं लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई मैंने स्टार्टअप लाया, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं पिछले 10 साल से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जॉब कर रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब मैं लॉजिस्टिक के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट के अंदर, मैं कहीं ना कहीं हर एक के टच में हूं, तो मेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उनके साथ है कि अगर कल को मैं अपना प्रोडक्ट, अपना कोई नई चीज लेकर के आता हूं, तो मैं जाकर के उन लोगों को अप्रोच कर सकता हूं, मेरे लिंक्स हैं। तो अगर उसी के बेस पर डिपेंड करेगा कि मेरा स्टार्टअप की वैल्यूएशन कैसे की जाए। तो और इसके अलावा मेरी प्रोडक्शन, मेरी सेल्स, मेरी मार्केट, तो ये फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स के बेस पे जब इवैल्यूएशन किया जाता है उसको बर्क्यूस मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड हमारा आता है बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड में जनरली टेंजिबल, जो मेरी टेंजिबल एसेट्स लायबिलिटी है उसके बेस पे मेरी बुक वैल्यू निकाली जाती है, और उसके बेस पे ये सिंपल एक तरीके से नेट एसेट्स वैल्यू वाला मेथड है। तो कोई भी आपने इम्पेयरमेंट या कोई डेप्रिसिएशन वगैरह किया हुआ है उसको ऑफसेट कर देते हैं, और जो भी आपकी फिजिकल एसेट्स हैं माइनस फिजिकल लायबिलिटी, उसके बेस पे आपकी बुक वैल्यू डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट आता है सर कंपेरेबल मेथड। कंपेरेबल मेथड है कि बेसिकली आपने जो आपका स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप आपसे सिमिलर स्टार्टअप की अगर कोई मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली कोई डील हुई है, कोई एक्वायर हुआ है या कोई इक्विटी उसके अंदर आई है, तो वो इक्विटी किस उस पे आई है, किस वैल्यूएशन पे आई है, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि आपके सिमिलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्टार्टअप ना मिले, जो भी आपका मैं ओला उबर का एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले दोनों में से जो भी आया, तो जो जब दूसरा आया तो दूसरे के वैल्यूएशन के टाइम पे पहले की वैल्यूएशन को एक बार कंपेयर किया गया होगा,
कि हाँ इससे रिलेटेड दूसरा स्टार्टअप ऑलरेडी मार्केट के अंदर है तो उसकी वैल्यूएशन इतनी मेजर हो रही है, तो कंपेरेबल मेथड में इसकी वैल्यूएशन इतनी बनती है। तो कंपेरेबल मेथड यही है कि जो सिमिलर स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर उनकी जो एग्जिस्टिंग एक्वायर हुए हैं वो किस वैल्यू पे एक्वायर हुए हैं उनको रेफर किया जाता है। देन आता है कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड। कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड है कि अगर मैंने जो अभी तक बनाया या जो जितना भी मैंने अपना बिजनेस सेटअप करा, जितनी भी मैंने अपनी मार्केट रीच बनाई, मैं जहाँ भी मार्केट के अंदर अभी खड़ा हूँ, तो अगर ये बिजनेस सेटअप करने में, इतना सब सेटअप लगाने में आज की डेट में अगर कोई लगाया, लेट्स से मैंने 3 साल 4 साल पहले शुरू करा और 4 साल में आज मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को मैंने ऐसे पहुंचा दिया कि आज कंट्री के कोने कोने में मेरे प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, उसका एक नाम है, तो वो लेवल आने के लिए आज की डेट में अगर कोई बंदा वही लेवल का काम करे तो कितनी कॉस्ट इंकर होगी। तो कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड मतलब उसी चीज को डुप्लीकेट बनाना है, अगर आज की डेट में करना है तो उसकी क्या कॉस्टिंग लग जाएगी, उसके बेस पे वैल्यूएशन की जाती है। देन आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये तो हम सारे ही बचपन से करते आ रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो बेसिकली जो फ्यूचर अर्निंग्स है उसको जो मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट है, मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसके बेस पे आज की डेट में डिस्काउंट कर लिया जाता है और उसके बेस पे वैल्यूएशन डिफाइन की जाती है कि क्या मेरी वैल्यूएशन होगी और कितना मेरा पोटेंशियल है। मेरी बेसिकली अर्निंग्स इसके अंदर मेन होती है कि मेरी अर्निंग्स की पोटेंशियल क्या है, मेरा क्या मेरी ग्रोथ परसेंटेज क्या है, उन सबको अगर आज मैं डिस्काउंट करता हूँ तो मेरी वैल्यूएशन क्या आती है, उसके बेस पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में वैल्यूएशन की जाती है। देन आता है सर वेंचर कैपिटल मेथड। वेंचर कैपिटल मेथड बेसिकली इसके अंदर ना टर्मिनल वैल्यू को डिफाइन किया जाता है कि आज अगर मैंने लेट से 100 रुपए लगाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी टर्मिनल वैल्यू क्या है। मेरी पैसा लगाने के बाद लेट से मैं एक डिफाइंड पीरियड के बाद बात करता हूँ कि मैं 5 साल का एग्जिट देखता हूँ, तो 5 साल में मैंने अगर 5 साल के लिए मेरे को इस पर इन्वेस्टर बनना है तो 5 साल के पीरियड में मेरी टर्मिनल वैल्यू जिस समय मैं एग्जिट करूंगा मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, उसके बेस पे आज मैं अपनी वैल्यूएशन को डिफाइन करता हूँ। ये वेंचर कैपिटल मेथड कहलाता है। देन आता है रिस्क फैक्टर सबमिशन मेथड। रिस्क फैक्टर सबमिशन मेथड में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लाइक मैनेजमेंट कौन है, टेक्नोलॉजी कौन है, टेक्नोलॉजी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, पॉलिटिकल रिस्क, कंपटीशन रिस्क। तो इसमें रिस्क को एनालाइज किया जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पॉजिटिव साइड चल रहे थे कि हाँ मैनेजमेंट अच्छी है, इतने पॉइंट, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर की कि यार हम इसमें देख रहे हैं नेगेटिव साइड कि मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है या टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल का रिस्क रहेगा, यहाँ पॉलिटिकल में गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर सकती है। तो यहाँ हम रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर के बेस पे वैल्यूएशन डिफाइन की जाती है। फिर आगे स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड। स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड एक तरीके से अपोजिट है रिस्क समेशन का। उसके अंदर बेसिकली हर कैटेगरी पे एक परसेंटेज, एक वेट डिफाइन कर दिया जाता है कि अलग अलग फैक्टर्स पे उसकी क्या वेटेज है और उसके बेस पे जो मेरा टोटल स्कोर कार्ड बनता है, स्कोर कार्ड के हिसाब से वैल्यूएशन डिफाइन की जाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको मतलब एक एक मेथड डिटेल में डिस्कस करने के लिए अपने आप में पूरा एक सेशन रिक्वायर्ड है। तो अभी आइडिया है कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन मेथड्स का दिया जाए। वैल्यूएशन बाय मल्टीपल मेथड्स, इसके अंदर बेसिकली जो कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी की जो टोटल उसकी एसेट का एक एस्टिमेटेड वैल्यू ली जाती है उस, और आगे जो उसकी फ्यूचर अर्निंग आनी है उसके बेस पर डिफाइन किया जाता है कि आज में अर्निंग का 4x हम वैल्यूएशन कर सकते हैं या 5x या 7x। उसमें कंपैरिजन भी देखे जाते हैं, जो दूसरे स्टार्टअप्स हुए हैं वो कितने एक्स पे, जो सिमिलर स्टार्टअप्स की डील हुई हैं कितने मल्टीपल्स पे हुई हैं। तो इसमें बेसिकली अर्निंग्स के मल्टीपल्स पे कैलकुलेशन की जाती है। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन बाय मल्टीपल मेथड्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
तो अभी कोई क्वेरी हो तो बताएं सर। मेरे ख्याल से काफी अच्छे से आपने पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। और जो सबसे अच्छी बात जो लोगों के माइंड में रहती है कि जो स्टार्टअप्स हैं या स्टार्टअप हम रजिस्ट्रेशन क्यों ले, उससे जो फायदे हैं वो मतलब जो गवर्नमेंट टेंडर्स में कोई एमडी नहीं लगेगा, आपका कोई प्रायर टर्नओवर की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली आप जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं वहाँ पे हमेशा होता है कि कभी कभी जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो इसलिए नहीं compete कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक टर्नओवर बैकअप नहीं है। तो अगर उसकी छूट है कि आपको कोई टर्नओवर प्रीवियस होना जरूरी नहीं है, तो काफी सारी जो छूट हैं वो बहुत बेनिफिशियल हैं कि हाँ, जो एक नया नया बिजनेसमैन है वो भी कैसे एक मार्केट में स्टैब्लिश बिजनेस की तरह वो भी एक compete कर सके। तो उसके लिए मेरे ख्याल से स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा स्कीम। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, तो वो मेरे ख्याल से उसका आंसर मेरे पास भी है और आपसे भी हमें इनपुट लेना चाहूंगा। कि क्वेश्चन इस टाइप से मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था कि क्या अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, तो लॉस मेकिंग कंपनी जो है उसे भी राउंड्स ऑफ फंडिंग मिलती है। तो ये तो मुझे भी इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारी ऐसी कंपनी है जो कि लॉस में चल रही है बट स्टार्टअप उनका जनरली स्टार्टिंग में लॉस में ही होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल बात करो तो पेटीएम वगैरह तो अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है ना, अभी वो तो आईपीओ भी निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपका नंबर्स बढ़ रहा हो, आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हो, आप ऑपरेशनली अगर लॉस में भी हैं तो वो ज्यादा इशू नहीं है। सर फ्यूचर पोटेंशियल बेस्ड है। फ्यूचर पोटेंशियल जी आपका मार्केट साइज क्या बढ़ता है, आपका बिजनेस बेस कितना बढ़ता है, तो उसके ऊपर बेस करता है। आज की डेट में ठीक है, आप एक्सपेंशन में हो, आप मार्केटिंग एड पे अच्छा खासा एक्सपेंस कर रहे हो, अभी आपको इनिशियल ईयर्स में लॉसेस आएंगे, लेकिन कल को ये लॉसेस जब रियलाइज करने का टाइम आएगा तो आप फिर बम्पर प्रॉफिट भी बनाओगे। तो इन्वेस्टर को दिखता है ये सब। कैन लॉस मेकिंग कंपनी, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कैन लॉस मेकिंग कंपनी मर्ज विथ स्टार्टअप फॉर सेटअप ऑफ लॉसेज विथ स्टार्टअप प्रॉफिट? देखो, मर्जर ना किया गया हो ये तो पहले ही उसके अंदर कंडीशन डाली गई है। स्टार्टिंग कंडीशन है बिल्कुल। हाँ, जी जी जी। तो मेरे ख्याल से तब फिर यहाँ पे आपका आंसर नो होगा। नो। इज इज गवर्नमेंट डूइंग इनफ टू प्रमोट द स्टार्टअप्स और देयर इज एनी नीड फॉर चेंज? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काफी अपने तरफ से प्रमोशन दे रही है, आपको सब कितनी बेसिकली चीजों में छूट दे रही है। जी नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का रोल भी आता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हम लोग तो जनरली अपना जो हमारे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, अकाउंटिंग और ऑडिटेड, उसके फोटे से ही बाहर नहीं निकलते। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो एक्चुअल में स्कीम्स बहुत सारी हैं और उनके बेनिफिशियरीज बहुत कम है। तो वो बेनिफिशियरीज को वो चीज अवेयर करानी है अपने क्लाइंट्स को, वो इन्फॉर्मेशन देनी कि भाई ये स्कीम्स आप इनके लिए एलिजिबल होते हो, ये बेनिफिट्स आप ले सकते हो। और इसके अलावा अभी बहुत सारी जो स्टार्टअप इंडिया के अलावा ना अलग अलग स्टेट वाइज भी स्टार्टअप स्कीम्स हैं। यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, उनकी अपनी अलग सब्सिडीज, अपनी अलग स्कीम्स हैं। तो हम उनको सबको मतलब हमें उनको स्टडी करके अपने क्लाइंट्स को जहाँ जहाँ उनके एक बेनिफिट हो सकते हैं उनका वैल्यू एडिशन करें, तो वो अपने आप में बड़ा हेल्पफुल होगा। एक हमारा अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंडिंग आर डिफरेंट वैल्यूएशंस यूज्ड? सब बेसिकली वैल्यूएशन मेथड एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द स्टार्टअप। ठीक है, तो माइट भी एक लेवल पे जब आपने इनिशियल फंडिंग उठाई तो उस समय आपका जो स्टार्टअप था वो वैल्यूएशन मेथड उसके लिए सुटेबल नहीं था। जो वैल्यूएशन मेथड आज आप मार्केट के अंदर जब पहुंच गए हो तो दूसरा आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है। तो स्टेज वाइज वैल्यूएशन मेथड डिफर कर सकता है। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीबीएसएस के करंट प्रेसिडेंट पुनीत अग्रवाल सर भी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ।
पुनीत सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मींस एज एडवोकेट भी काफी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, तो स्टार्टअप्स के विषय में आपकी क्या राय है वो एक बार आप शेयर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और अमित जी ने बड़ा बढ़िया तरीके से इसको डील किया। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, और आप सबका वेलकम। आप इतने और अमित जी ने इतने अच्छे तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। स्टार्टअप्स अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है ही नहीं जो दूसरों के एम्प्लॉयमेंट को उतना इम्पोर्टेंस देता हो। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का शुरू से ही बहुत इम्पोर्टेंस रहा है, और चाहे हम स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें या मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें, और उसके बाद धीरे धीरे करके लार्ज करने की बात करें, तो यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे मेरे को लगता है कि रग रग के अंदर बसी हुई है बिल्कुल। तो अब जो ये स्टार्टअप की इतनी बातें हो रही हैं, ये किसी परिप्रेक्ष्य में ठीक है कि ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नई नहीं है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये स्टार्टअप का ये जो इकोसिस्टम है ये कहीं बाहर से आया है। ये स्टार्टअप का इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप से अराइज होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ पर कूट कूट कर भरी हुई है। अगर आप देखें, लोगों ने इतने इंटरेस्टिंग बिजनेसेस खड़े किए हैं, और कई बार कैपिटल कंस्ट्रेंट बन जाती है, कई बार टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट बन जाती है, लेकिन उसको भी मैं अभी पीछे एक देख रहा था, सम यंग एंटरप्रेन्योर, उसने वो साइकिल के ऊपर एक ऐसा वो लगा दिया मशीन, जो साइकिल को मोटरसाइकिल की तरह आप सिंपली आप पेडल से भी चार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक से भी चार्ज कर सकते हो, किसी भी साइकिल में आप उसको अटैच करके, इट हैज अ रेंज ऑफ 50-60 किलोमीटर, तो आप बिना पेडल मारे यू कैन मतलब यूज द साइकिल, जो कि आपको एक तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक की तरह हो जाती है, और वो उसकी कॉस्ट भी उस हिसाब से काफी कम है। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीजें, और जितनी ह्यूमन बींग्स को नीड है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने का कार्य कोई भी एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है। और ये जितने भी हमारे पायनियर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, या वो ग्रेजुएट्स हो MBA इंस्टीट्यूट से, या वो इंजीनियर्स हो, जिन लोगों ने बिजनेस के साथ किसी न किसी तरीके से अपने तार जोड़े हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि बहुत सी बातें अभी सामने आई, और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स वगैरह की भी बात करी गई कि गवर्नमेंट किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि उस कड़ी में दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स को भी और गवर्नमेंट को भी थोड़ा और कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे हल्का सा ये लगता है कि थोड़ा सा और लीवरेज देने की जरूरत है, थोड़ा सा और ईज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस, बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा है। शुरुआत में स्टार्टअप्स को थोड़ा सा लीवरेज दिया जाए, फंडिंग को भी बहुत ज्यादा कैश फ्लो से ना जोड़ा जाए, फंडिंग को भी आइडियाज से जोड़ा जाए और इंटेंट से जोड़ा जाए बिजनेस की, और जो बिजनेसेस हैं वो भी इंटीग्रिटी की तरफ बढ़े। एक समय था जहां पर फोन अ फ्रेंड नाम से हम लोग जानते थे, बैंकिंग सिस्टम हमारा फोन अ फ्रेंड पे चलता था। आज वो समय पूरी तरीके से बदल गया है। लेकिन क्या स्टार्टअप्स को बैंक फंड कर सकते हैं? क्या स्टार्टअप्स का वो इकोसिस्टम बैंक की फंडिंग के साथ जुड़ता है? अगर नहीं जुड़ता तो स्टार्टअप की फंडिंग के लिए क्या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हो सकते हैं? इसके ऊपर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स को, जैसे मैंने बोला, बहुत इंटेग्रिटी रखने की आवश्यकता है। पीछे बहुत सी इस प्रकार की बातें आई कि स्टार्टअप्स तो बेसिकली कैश बर्न करने वाले इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो स्टार्टअप्स को भी अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस तभी सक्सीड कर सकता है व्हेन इट हैज प्रॉफिटेबिलिटी इनबिल्ट इनटू इट। तो कोई भी चीज सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे पे नहीं चल सकती। अल्टीमेटली इट हैज टू हैव इट्स ओन वैल्यू, इट हैज टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स ओन। तो ये एक, आई थिंक मेरे को लगता है ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो थैंक यू अमित जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी चीजों को रखा। थैंक यू तो सर। मेरे आशीष ख्याल जी से आगे चलाइए। मेरे ख्याल से मेरे सेशन के बाद जो लास्ट में आपका सेशन, आपके वर्ड्स हो गए, वो एक बोनस हो गया। तो मतलब काफी अच्छे आपने अपने विचार रखे स्टार्टअप के ऊपर। हमारे पास अभी भी लगभग 5 मिनट है, तो इससे पहले मैं वोट्स ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करूं संदीप। आप सभी को नमस्कार। और
बहुत ही अच्छा सेशन रहा। अमित जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। इट्स थॉरली वंडरफुल। एंड जैसा मैं देख रहा हूँ हमारे सामने बहुत ही सीनियर मेंबर हनुमान जी हैं। सर वेलकम सर। आप थ्रू आउट सेशन आप ज्वाइन किया आपने, बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगता है सर आपको 2 मिनट जरूर कुछ अपने बोलना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्पीक सर। मैं तो पहले से देख रहा हूँ स्टार्टअप का, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा अमित जी का। और इतना मेरे को तो पहली बार सुन रहा हूँ कितना इन्फॉर्मेशन अपने को है, तो इतना यूजफुल रहता है कि इन्वेस्टर को सजेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बैंक फंड से ज्यादा इन्वेस्टर फंड के ऊपर डिपेंडेंट स्टार्टअप जो है ना बहुत सक्सेसफुल रहा है। क्यों बोलते करेक्ट। इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के तैयार रहते हैं, बैंक पर जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहते, सिर्फ लोन ले देते हैं, इंटरेस्ट के रिस्क ले लेना चाहते हैं। इसलिए स्टार्टअप ज्यादा जो है इन्वेस्टर फंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे तो और फायदा भी आता, जो एंटरप्रेन्योर को फायदा आता और इन्वेस्टर्स को भी अच्छी फायदा आएगा। क्यों मतलब ये नहीं, इनोवेशन को जितना इनोवेशन को जो आइडिया को कमर्शियल प्रोडक्ट बनना है, एवरी आइडिया शुड बिकम ए कमर्शियल प्रोडक्ट। दिस इज द ब्रिज, स्टार्टअप इज द ब्रिज बिटवीन आइडिया टू कमर्शियल प्रोडक्ट। इसको जो है ना जितना ब्रिज किया जाकर अपना प्रोफेशन जो है और ज्यादा कर सकते हैं उसके लिए तो ब्रिज से ज्ञान। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स सर। थैंक यू सर। और friends, I would, on behalf of BBSS, I would like to welcome all of you in this webinar. Since अब खत्म होने वाली है, but it was really wonderful and मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे नए मेंबर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ। और हमारे साथ एक मेंबर जुड़े हुए दीपेश जी आई थिंक फरीदाबाद से जुड़े होंगे हमारे पास। दीपेश वार्षिनी जी, आप हो वहाँ पे? दीपेश जी हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? दीपेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट तो है, साउंड में थोड़ी सी इशू आ रही है आपकी। इशू है। यस दीपेश। आई थिंक कोई टेक्निकल इश्यू है लग रहा। एनीवे अब लग रहा दीपेश जी, लग रहा कोई साउंड की इश्यू आ रही है। मुझे दिक्कत हो रही है, आप सभी को दिक्कत हो रही है, मुझे ही हो रही है। यस है ना? दीपेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है। तो चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच दीपेश जी, है ना। आई विल डिस्कस अगेन। और बहुत ही बढ़िया रहा। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू, हम कई सारे प्रोग्राम और प्लान कर रहे हैं एंड दोज प्रोग्राम्स आर टू गुड। और आप सबके इनपुट जरूर चाहिए होंगे, आपका सहयोग जरूर चाहिए होगा। देखिए टिल द टाइम आप इनपुट नहीं देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो ना स्पीकर को मजा आता है, आई एम राइट अमित जी, और ना ही मतलब वो जो ऑडियंस लार्ज जो बेनिफिट होनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है। यू माइट हैव सम issues or discussion or having a point with your mind, but you may not have that thing in other minds, right? तो अगर आप शेयर करेंगे तो इट्स नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, आप ज्यादा नॉलेज शेयर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे इस चीज का। और हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी पूरी टीम, आशीष जी, सुमित जी, कन्वीनर साहब हमारे फोकस ग्रुप के, आप सबका भी, वो पूरी टीम का, बैक ऑफिस में बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मेंटेन किया इस चीज को। स्पीकर साहब आपका, यू हैव अ वेरी स्पेशल थैंक यू। यू हैव deliberated a very good session with a detailed discussion, right? I was listening thoroughly, right, to your webinar. It was too good. And now I would also like to thank you all, each one of you on behalf of BBSS. Thank you so much. फिर से मिलेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हमने बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम तैयारी कर रखी है, 2-3 टॉपिक पे है। वेरी सून विल इन्फॉर्म यू ईच एंड एवरी डिटेल। टिल देन गुड बाय, टाटा, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू जी।